हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या बांगड़ और मैं आपको तैयारी करवाती हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। यूजीसी नेट जेआरएफ में मेरा पेपर 2 है कॉमर्स। कॉमर्स के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब हमारे एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 20 दिन बचे हैं और हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। लेकिन मैं आपको जो करवाने वाली हूँ ये है एकदम बेसिक टॉपिक, लेकिन इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हमेशा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट या पोस्टुलेट से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे हमारा स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको अकाउंटिंग का डेफिनेशन, मीनिंग और ऑब्जेक्टिव करवा दिया था। अब जो है मैं आपको करवाने वाली हूँ वो है इसका प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड पोस्टुलेट्स जो है उसका पहले हम जो टर्म मीनिंग्स है वो हम समझ लेते हैं कि क्या इसके इंट्रोडक्शन में होने वाला है। तो पोस्टुलेट्स जैसे हम अजम्पशंस भी कहते हैं, फंडामेंटल बिलीफ, दैट फॉर्म ऑफ बेस फॉर्म द बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है? एक अकाउंटिंग का बेस है जो कि एक्सेप्ट किया जाता है बिना किसी प्रूफ के। मतलब कि अगर आपके पास पोस्टुलेट्स है तो आपको कोई प्रूफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और प्रिंसिपल्स जो है वो भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जो ट्रांजेक्शन्स जो सारी रिकॉर्ड की जाती है वो भी हमारी जो है वो पोस्टुलेट्स की गाइड के अकॉर्डिंग ही की जाती है। तो प्रिंसिपल्स रूल्स डिराइव फ्रॉम कहाँ से प्रिंसिपल रूल कहाँ से डिराइव करते हैं? पोस्टुलेट से ही डिराइव करते हैं। गाइड हाउ टू ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, कि कैसे हमारी ट्रांजेक्शन्स है उनको हमें रिकॉर्ड करना है या रिपोर्ट करना है ना। और कॉन्स्टेंट क्वालिफाई दैट मॉडिफाई हाउ प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड, कि आप ये भी देखोगे कि कैसे मॉडिफाई करके आप अपने प्रिंसिपल्स को लगाओगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों हम पोस्टुलेट या प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट्स या रूल्स को हम यूज़ करते हैं? इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका उद्देश्य क्या है कि हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये जो हमारे साथ मेथड्स है बहुत सारे, हम इन्हें क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उससे इंश्योर हो जाए कि ये रेलेवेंट हो, रिलायबल हो, कंपेरेबल हो और कंसिस्टेंट हो। रेलेवेंट मतलब कि बिल्कुल ये रेलेवेंस होना चाहिए कि आप जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो आपकी रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन से रिलेवेंट होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। यूँ नहीं कि आप रिकॉर्ड कुछ और कर रहे हो और मीनिंग कुछ और हो। रिलायबल मतलब कि सच होना चाहिए, जो भी है वो सच होना चाहिए। कंपेरेबल, आप कंपेयर कर सको, ईजिली आप कंपेयर कर सको, इसीलिए अपन रिकॉर्ड करते हैं। और कंसिस्टेंसी तो ज़रूरी है। आप कोई भी काम करो आप उसमें कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। बिना कंसिस्टेंसी के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ाई भी कर रहे हो, अगर आप डेली अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप आगे तक नहीं जा पाओगे। तो इस हिसाब से अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जो भी आपके ट्रांजेक्शन है उसके रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर आप रिकॉर्ड डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली नहीं करोगे कि हाँ हर दिन तो आप भूलते जाओगे, और भूलते जाओगे तो आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं होगी और आपका ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो ही नहीं सकते। आपके रिकॉर्डिंग, जर्नल, ये सब आपका बन ही नहीं सकता। जर्नल और ये हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। तो अब हम आगे पूरा जो है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, पोस्टुलेट क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या इसके फंडामेंटल्स है, क्या क्या इसके मेथड्स है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग पोस्टुलेट 4 बेसिक अजम्पशंस है जो पूछी जाती है। गोइंग कंसर्न नाम से ही समझ में आ रहा है, कंटिन्यूटी, कि आप हमेशा जो चलते रहने वाली है उसकी बात की जा रही। लंबे समय तक बिजनेस चलाने वाला अजम्पशन, हम क्या कराएंगे कि जो हमारा बिज़नेस है वो लंबे समय तक चले। क्या कोई भी ये चाहेगा कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और इस बिज़नेस को मैं अब 2 महीने में बंद कर देना चाहता हूँ, या मैं ये बिज़नेस 2 महीने या 3 महीने या साल भर तक ही चलाना चाहता हूँ? नहीं, कोई भी बिज़नेस हम करने वाले हैं या हम कोई भी काम करने वाले हैं, हम उस काम को इसी तरीके से करेंगे कि वो लंबे समय तक चले। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन हम लगाते हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द फॉर्जिबल फ्यूचर एटलीस्ट नेक्स्ट 12 मंथ। नेक्स्ट 12 मंथ तक तो आप क्या करो कि वो चले ही चले, कंटिन्यू रहे ही रहे। क्योंकि एक बार 12 मंथ मतलब कि 12 महीने आपका बिजनेस चल गया है तो आप आराम से चला लोगे आगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपको एक बार का क्या चाहिए होता है, आपको प्रोसेस चाहिए होता है। प्रोसेस हाथ में आते ही आप क्या कर लेते हो, बढ़िया कर लेते हो। इफेक्ट, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट नॉट लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू पे नहीं होती है जो एसेट्स हमारी आती है। मतलब कि कौन सी, जब एसेट हमने खरीदी है, जो जिस कोस्ट पे हमने खरीदी है उस कोस्ट के अकॉर्डिंग ही इसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी लिक्विडेशन वैल्यू पे नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। डेप्रिसिएशन इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। इम्प्लीकेशन, इफ लिक्विडेशन इज इमिनेंट गोइंग कंसर्न नो लॉन्गर अप्लाइज देन यूज ब्रेकअप बेसिस।
क्या होता है कि जो गोइंग कंसर्न है वो लंबे समय तक अगर नहीं है तो वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब गोइंग कंसर्न का मतलब ही यही है कि आप लंबे समय तक उसको बिना ब्रेक करे आप उस चीज़ को आप चलाओ। जैसे कोई मशीन है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। अब मशीन बॉट 10 लाख की आपने मशीन खरीदी, इज़ डेप्रिशिएटेड ओवर 5 ईयर, अज्यूम्स बिजनेस विल यूज़ इट फॉर 5 ईयर। अब आपने क्या सोचा है, आपने मशीन खरीदी थी 10 लाख की और आपने यही सोचा था कि वो 5 साल तक चलेगी, तो उसका 5 साल का क्या होगा, उसका डेप्रिशिएशन घटता जाएगा। लेकिन जो मशीन की जो कॉस्ट आएगी वो हमारी 10 लाख की होगी, हम उसमें डेप्रिशिएशन बिल्कुल यूज़ होगा, उसमें डेप्रिशिएशन 110% यूज़ होगा। लेकिन जब एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो 10 लाख पे किया जाएगा जब हमने खरीदी थी तब। तो ये गोइंग कंसर्न है कि डेप्रिशिएशन तो होगा ही होगा। सॉरी, आप कोई भी मशीन यूज़ करो या कोई भी एसेट यूज़ करो, उसका क्या होएगा, डेप्रिशिएशन होएगा ही होएगा। तो डेप्रिशिएशन यूज़ किया जाता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन में। और कोई भी मशीन हो हम लंबे टाइम तक के लिए ही खरीदते हैं, लंबे समय तक चलाने के लिए जो चीज़ों का हम उपयोग करते हैं वही हमारा गोइंग कंसर्न या कंटिन्यूटी अजम्पशंस होता है। आई होप मेरे को आपको ये बात समझ में आ गई। इकोनॉमिक एंटिटी अजम्पशन, बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट ऑनर, प्रोप्राइटर पार्टनर, शेयर होल्डर एंड फ्रॉम द अदर बिजनेस। अब क्या मतलब है इसका कि आपका बिजनेस से आपका ऑनर अलग होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्या मुकेश अंबानी को हम रिलायंस बुलाते हैं या रिलायंस को हम मुकेश अंबानी बुलाते हैं कि, या मुकेश अंबानी जा रहा हो तो हम ये बोलेंगे अरे देखो जियो जा रहा है। नहीं बोलेंगे ना, हम क्या बोलेंगे, मुकेश अंबानी जा रहा है। तो वो एक क्या है, वो उसका बिजनेस है और वो उसका ऑनर है, तो बिजनेस ऑनर से बिल्कुल अलग होता है। तो जो प्रोप्राइटी पार्टनर जैसे शेयर होल्डर है, किसी ने शेयर खरीद रखा है तो वो उसका शेयर होल्डर है। तो ये नहीं होगा अगर जैसे मैंने जियो के शेयर खरीद रखे हैं तो मैं ये नहीं होंगी कि अरे मैं जियो हूँ, नहीं, आप उसके शेयर होल्डर हो तो आप अपने बिजनेस से अलग हो, सेपरेट हो। इसको हम सेपरेट एंटिटी भी बोलते हैं, इकोनॉमिक एंटिटी भी बोलते हैं, सेपरेट एंटिटी भी बोलते हैं। इफेक्ट क्या आता है, ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। ऑनर के पर्सनल जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो बिजनेस में जो खर्चे होते हैं वो इसमें नहीं ऐड होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप बिज़नेस की बात कर रहे हो, बिज़नेस रिलेटेबल बात कर रहे हो, आप ऑनर बिज़नेस से अलग है, ऑनर और बिज़नेस दोनों अलग अलग है। लेकिन आप ऐसा तो नहीं होगा ना कि मुकेश अंबानी के पर्सनल खर्चे वो अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में ऐड करे, नहीं करेगा वो रिकॉर्ड। क्यों करेगा वो रिकॉर्ड, नहीं कर सकता। तो ऑनर पे 50,000 फॉर सन स्कूल फीस फ्रॉम बिजनेस कैश, दिस इज ट्रीटेड एज ड्राइंग नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस। जब भी हम कोई अपने बिजनेस से पैसा निकालते हैं पर्सनल एक्सपेंस के लिए, हम उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। पर्सनल वर्क के लिए अगर आपने बिजनेस से पैसा निकाला है तो वो हमारा ड्राइंग्स होता है। तो अगर आपको आपके बच्चे की फ़ीस भरनी है स्कूल की, तो क्या वो बिजनेस ट्रांजेक्शन में आएगा, नहीं, वो ड्राइंग्स में आएगा। वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, आपने कुछ बिजनेस के लिए नहीं खरीदा है, बिजनेस के लिए नहीं बेचा है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनेटरी यूनिट अजम्पशन। जो भी पैसे से रिलेटेबल बात होगी उसी को ही हम लिखेंगे। क्या होगा इसमें, ओनली ट्रांजेक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स करेंसी आर रिकॉर्डेड। इफेक्ट, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स, एम्प्लॉय का मोरल, ब्रांड की लॉयल्टी। क्या हम इसका इन सबको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि एम्प्लॉय बहुत हमारा वो है, एक्टिवेटेड है, मोटिवेटेड है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको रिकॉर्ड करो। क्या हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या हम एक ही ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं, एक ही ब्रांड खरीद रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छा चलता है, तो क्या आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं, आप सिर्फ जो भी काम हुआ है वो पैसे के टर्म्स में अगर हुआ है तो ही आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, वरना आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। Assumptions, करेंसी वैल्यू इज assumed स्टेबल, इन्फ्लेशन इज इग्नोर्ड अंडर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में हम इन्फ्लेशन को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ करेंसी वैल्यू को ही हम रिकॉर्ड करते हैं कि हमने 20,000 की मशीन खरीदी है तो हम उसमें 20,000 का ही लिखेंगे। हम इसमें ये नहीं लिखेंगे कि क्या इन्फ्लेशन हुआ है, क्या डिफ्लेशन हुआ है, ये सब हम नहीं लिखेंगे, है ना। जैसे कि मशीन खरीदी, रिकॉर्ड करा 20 लाख में, बट मैनेजर का जो टैलेंट है उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। टाइम पीरियड, द लॉन्ग ऑफ द बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू शॉर्ट इक्वल टाइम पीरियड्स। हम उसको छोटे में बांट सकते हैं, बराबर भी बांट सकते हैं,
कैसे, बिजनेस का मतलब बिजनेस कितना लंबा चला है, मंथ, क्वार्टर, ईयर्स फॉर रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है स्पेसिफिक अकाउंटिंग के लिए ही करते हैं। हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ईयर एंड है वो क्या है, 31 मार्च 2026। अब क्या होता है ना कि आपने मान के चलिए आपका क्लोथिंग का बिजनेस है। अब क्लोथिंग में आप समर क्लोथ्स रखते हैं, विंटर क्लोथ्स रखते हैं, रेन क्लोथ्स रखते हैं, 3 टाइप के हैं। और 4-4 महीने के हिसाब से 4 महीने बारिश रहती है, 4 महीने ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं, 4 महीने बारिश रहती है, 4 महीने समर रहता है, 4 महीने विंटर रहता है। तो अब आप क्या करोगे कि क्वार्टर के अकॉर्डिंग आप 4-4 महीने का आप क्या बना लोगे, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लोगे। तो आप इसमें डिवाइड कर सकते हो उस टाइम पीरियड को, क्योंकि समर का कलेक्शन अलग होगा, विंटर का अलग होगा और रेन का कलेक्शन अलग होगा। इस टाइम पे आपकी कितनी सेलिंग हुई है, ऐसा कितना खर्चा हुआ है, तो आप उसको आप डिवाइड कर सकते हो टाइम पीरियड को, ठीक है। इसको हम पेरियोडिसिटी बोलते हैं, अजम्पशन। अब बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है GAAP, GAAP, एक्रूअल प्रिंसिपल। एक्रूअल का क्या मतलब हुआ, पैसे तो मतलब कि आ गए लेकिन मतलब आए नहीं हैं, कमा लिए हैं लेकिन आए नहीं हैं। रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न, गुड्स एंड सर्विस डिलीवर्ड, एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इनकर्ड, बेनिफिट रिसीव्ड, कैश रिसिप्ट पेमेंट इज इट। कैश में काम नहीं हो रहा है, उधार में काम हो रहा है, वो अक्रूवल है। कि आपने सामान बेच दिया है, आपकी इनकम काउंट हो गई है लेकिन वो इनकम अभी तक आई नहीं है, आपने किसी को उधार माल बेचा है। सोल्ड गुड 1 लाख का आपने बेचा 25 मार्च को, कैश रिसीव्ड हुआ 10 अप्रैल को, पर रेवेन्यू कब लिखा जाएगा, वो 25 मार्च ही लिखा जाएगा, क्योंकि आपने अर्न तभी कर लिया था, माल तो आपकी दुकान से चला गया था ना, आया नहीं था पैसा, पर ये कन्फर्म था कि पैसा आएगा, ये कन्फर्म था पैसा आएगा। तो जिस दिन माल बेचा आप उसी दिन की डेट लिखोगे यहाँ पे, ये नहीं लिखोगे कि जिस दिन पैसा आया उस दिन की डेट लिखोगे आप, नहीं, जिस दिन आपने माल बेच दिया उसी दिन की डेट जाएगी। गॉट माई पॉइंट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अ रियलाइज्ड और रियलाइजेबल एंड अर्न द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जब रेवेन्यू दिखेगा कि हाँ आ गया है पैसा, रियलाइज़ हो जाएगा आपको, तभी वो लिखा जाएगा। एक्सेप्शन, कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हैंड टू हैंड पैसा तो आएगा नहीं। परसेंटेज कंप्लीशन मेथड है या इंस्टॉलमेंट में पैसा आने वाला है, आपने कुछ सेल करा है जो EMI पे आने वाला है उसका पैसा, कि इंस्टॉलमेंट में आएगा पैसा, तो हम उसको तो हम नहीं लिख पाएंगे, है ना। एग्जाम्पल, एडवांस में रिसीव हो गए 50,000 और ऑर्डर आपको नेक्स्ट मंथ देना है, तो अभी रेवेन्यू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपके ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है। पैसा तो आ गया, ऐसा होता है ना कि एडवांस मिल गए पैसे, पर जैसे मान के चलिए कि शादी का हम हॉल बुक कराते हैं, शादी का हॉल बुक कराते हैं तो हम उसके पैसे पहले एडवांस देते हैं तभी वो बुक करता है। अभी हमें लाइबिलिटी की शादी होएगी वहाँ पे, उसके बाद, तो इसको क्या बोलते हैं, अनअर्न रेवेन्यू। मैचिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंस रिकॉग्नाइजेशन। Expense should be matched with the revenue they help to generate in same accounting period. सेम अकाउंटिंग पीरियड के टाइम पे जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंस से मैच होता है, वो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है। कैसे पता चल रहा है, क्या इसका इफेक्ट है। रिकॉग्नाइज एक्सपेंस इन द पीरियड दैट रिलेटेड रेवेन्यू इज अर्न, नॉट व्हेन कैश इज पेड। जो रिकॉग्नाइज एक्सपेंस है इन द पीरियड रिलेटेड रेवेन्यू अर्न हो गया, नॉट व्हेन, जब नहीं, जब कैश मिला तब नहीं, वो बस किससे मैच हो गया, आपके रेवेन्यू से। सेल्स कमीशन 10,000 रिलेटेड टू मार्च सेल्स इवन इफ पेड इन अप्रैल और रिकॉर्ड इन मार्च। जो सेल कमीशन है वो 10,000 है मार्च का जो सेल कमीशन है वो 10,000, पेड आप अपन अप्रैल में करें पर रिकॉर्ड कब करेंगे, मार्च में ही करेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज कॉस्ट माइनस नॉट मार्केट वैल्यू, माइनस नहीं सॉरी,
जब ओरिजिनल परचेज प्राइस पे जो जिस पे आपने खरीदी है वो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, मार्केट वैल्यू पे नहीं करते हम इसको रिकॉर्ड, किस पे करते हैं? ओरिजिनल परचेज प्राइस पे। एक्सेप्शन, सर्टेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, मोस्ट फिक्स्ड असेट। बट मोस्ट मतलब ये मोस्टली फिक्स्ड असेट्स के लिए ही होता है। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल होता है वो मोस्टली किसके लिए होता है? फिक्स्ड असेट्स के लिए होता है। कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उनकी रेट ऊपर नीचे हो जाती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, तो उन पे हम नहीं लगा सकते। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल उस पर लगता ही नहीं है। एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव होता है, वेरीफाइबल है, कि फिक्स्ड होता है ना, वेरीफाइबल हो गया ना इसका क्या कि यही है। डिसएडवांटेज क्या है? मे बिकम आउटडेटेड हो जाता है। एग्जाम्पल, लैंड बॉट इन 2005 में एक ज़मीन खरीदी 5 लाख की, अभी उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख हो गई, बट बैलेंस शीट में वो कितनी दिखाई जाएगी? 5 लाख ही दिखाई जाएगी। अनलेस रीवैल्यूड अंडर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, बिना मतलब कि कोई स्टैंडर्ड के में रीवैल्यू करे बिना, तो उसकी वैल्यू 5 लाख ही दिखाई जाएगी, क्योंकि आपने उस टाइम खरीदी 5 लाख की थी। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट यही तो है कि आपने जब जिस टाइम पे जो खरीदी थी वो उसका वित्ता ही रहेगा। आया समझ में? आगे चलते हैं। फुल डिस्क्लोज़र सब कुछ बता दिया, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो सब लिखी हुई है, एसेट की, लाइबिलिटी की, गुड्स की, एक्सपेंसेस की, सब फुल डिस्क्लोज़र प्रिंसिपल, जिसमें आप सब कुछ बता देते हो। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत बार आया हुआ है वैसे ये क्वेश्चन, बट आप याद रखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड ऑल इन्फॉर्मेशन दैट इज़ मटेरियल इनफ टू इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ यूज़र, कि यूज़र कोई डिसीजन ले पाए इन्फ्लुएंस होके उस मटेरियल को लेके, तो उसकी आप सारी इन्फॉर्मेशन आप उसको देते हो। नोट्स टू अकाउंट्स, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़, अकाउंटिंग पॉलिसीज़, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मस्ट बी डिस्क्लोज। कहाँ आता है ये? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ में, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में, पार्टी के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको डिस्क्लोज करने में, सब कुछ ये करता है। अ पेंडिंग लॉ सूट अगेंस्ट द कंपनी डिस्क्लोज एज अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इन द नोट्स। कोई पेंडिंग लॉ सूट चल रहा है कंपनी के, तो उसको आप क्या करोगे? उसको डिस्क्लोज करोगे, तो ये क्या हो गया? आपकी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होगी। मॉडिफाई कंस्ट्रेंट, कोई लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस होती है, ये भी पूछा है, बहुत बार पूछा है। मटेरियलिटी कांस्टेंट डेफिनेशन, एन आइटम इज मटेरियल इफ इट्स ओमिशन और मिस स्टेटमेंट कुड अफेक्ट इकोनॉमिक डिसीजन। जब कोई मिस स्टेटमेंट हो जाती है या गलत आप लिख लेते हो, तो उसकी वजह से जो डिसीजन लेने वाला है यूज़र, वो गलत ले लेता है उस मटेरियल को ले, तो वो मटेरियलिटी कांस्टेंट होता है। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? इमटेरियल आइटम कैन बी ट्रीटेड इन द मोस्ट कोस्ट बेनिफिशियल वे इवन इफ इट वायलेट अ प्रिंसिपल स्लाइटली। बहुत कॉस्ट बेनिफिशियल वे होता है इसका इमटेरियल आइटम का। एग्जाम्पल देखते हैं कि आप जो स्टेपलर है 50 रुपये का लाए हो, आप उसको एक्सपेंस में लिख दोगे, ना कि आप उसको एसेट बना दोगे, तो क्या है ये? इमटेरियल है। भाई आपकी दुकान है और आप एक स्टेपलर लाते हो, तो क्या आप उसको एसेट में लिख दोगे क्या? अब इतनी छोटी चीज़ को तो नहीं लिख सकते ना, आप उसको एक्सपेंस ही लिखोगे। कंसिस्टेंसी, वंस अ बिजनेस अडॉप्ट अ अकाउंटिंग मेथड, डेप्रिसिएशन मेथड, इट शुड कंटिन्यू यूज द सेम मेथड। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इसमें ऐसा है कि आपने एक बार जो मेथड यूज़ कर लिया है, अब वही मेथड पे आप कंसिस्टेंट रहोगे, उसके अलावा आप दूसरा मेथड यूज़ नहीं करोगे। डेप्रिसिएशन मेथड आपने लगाया अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग मेथड के लिए। अकाउंटिंग मेथड हमने इतने सारे पढ़े हैं, जो भी अकाउंटिंग मेथड आप लगाओगे वो ही चलेगा हर टाइम। डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ करा है तो डेप्रिसिएशन मेथड ही चलेगा, दूसरा मेथड इसमें नहीं चलेगा। इनेबल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अक्रॉस पीरियड्स, चेंज अलाउ ओनली इफ़ जस्टिफाइड। जब कुछ डिस्क्लोज या कुछ जस्टिफाइड किया जा रहा है तब आप
बहुत कुछ मतलब बड़ी बात है तो आप कुछ चेंज कर सकते हो। बाकी कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल में आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो आपने काउंटिंग मेथड एक बार यूज़ करा है आप उसी को ही करोगे, क्योंकि मशीन पे जो है डेप्रिसिएशन मेथड का यूज़ किया है तो उसका डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, उसमें भी आपने जो डेप्रिसिएशन का वो जो वाला मेथड यूज़ किया है वही वाला यूज़ करोगे, आप दूसरा यूज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने पापा की भी नहीं सुनता। नेक्स्ट, कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस प्रिंसिपल, बहुत बार पूछा है, बहुत। When uncertainty exists, choose the solution that is least likely to overstate asset or income or understate liabilities, expenses. जिसकी कोई सर्टेनिटी फिक्स नहीं है, जो कम पसंद किया जाता है, मतलब लीस्ट लाइकली। क्या इसका इफेक्ट है? रिकॉग्नाइज एक्सपेक्टेड लॉसेस इमीडिएटली, रिकॉग्नाइज एक्सपेक्टेड गेन्स ओनली व्हेन एक्चुअली। आप जो है वो पहले ही ये डिसाइड करके रखते हो कि नुकसान तो होगा ही होगा। लॉस के लिए आप जब पहले ही अपना एक अकाउंट बना लो, लेकिन गेन जब आपका प्रॉफिट हो रहा है वो आप तभी मानोगे जब सच में प्रॉफिट हो गया, पर लॉस के लिए आप पहले से रेडी रहते हो। एग्जाम्पल, इन्वेंट्री वैल्यूड एट लोअर कॉस्ट ऑफ नेट रिलाइजेबल वैल्यू, इफ मार्केट प्राइस फॉल्स रिकॉग्नाइज लॉस इमीडिएटली बट डू नॉट रिकॉग्नाइज एंटिसिपेटेड प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड। मान के चलिए मार्केट में माल है, मतलब आपके पास इन्वेंट्री है, आपका अच्छा खासा स्टॉक है, और वो स्टॉक का जो रेट है, जिस रेट में आपने ख़रीदा था वो रेट उससे भी कम चली जाती है, आपकी ख़रीदी हुई रेट से भी वो कम चली जाती है, और वो ख़रीदी हुई रेट से भी कम चली जाती है, तो आप मार्केट की अगर रेट ही गिर गई तो आप क्या करोगे? आपको तो नुकसान हो जाएगा। तो ये आप पहले से माइंड में रख के चलते हो कि अगर रेट गिर गई तो हमें उसका नुकसान कहाँ से भरेंगे, उसके लिए पहले से आपको वो रखना पड़ता है सेविंग्स। लेकिन अगर, और ये ऐसा भी होता है कि आपने सामान, आपके पास जो स्टॉक है वो सारा बिका ही नहीं है, कुछ अनसोल्ड गुड्स भी है, तो वो भी तो एक तरह से आपका नुकसान ही है ना, कि जितना आपने माल ख़रीदा है उतना आप माल बेच ही नहीं पाए हो, और इतना माल बिका ही नहीं है तो वो क्या है? आपका नुकसान है ना। आपने कोई मेले में एक दुकान लगाई है, मान के चले कि आपने मेले में दुकान लगाई है और उस दुकान में आपने 50,000 का माल डाला है, और उस 50,000 में से आपका 40,000 का माल ही बिकता है, और 10,000 का माल बिकता ही नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, या फिर वो अब है ही नहीं सीजनेबल, तो वो क्या हो गया? नुकसान हो गया 10,000 का। तो वो अनसोल्ड गुड्स का प्रॉफिट भी नहीं दिखता ना, कि हाँ वो नुकसान में ही दिखेगा, तो उसको कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है। अभी समरी है, इजीली मैं आपको समझा देती हूँ। सारे आपको मैंने प्रिंसिपल, पोस्टुलेट, अजम्पशन समझा दिए हैं, बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। अब क्या इसके हैं समरी, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। गोइंग कंसर्न बिजनेस कंटिन्यू indefinitely, depreciating asset over 1 year when used for 10 years. एंटिटी बिजनेस सेपरेट होता है ऑनर से। बुकिंग ऑन अ पर्सनल कार एज ए कंपनी एसेट। मॉनेटरी यूनिट ओनली मनी टर्म्स रिकॉर्डेड होता है, इग्नोर किया जाता है एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन इन फाइनेंशियल। एम्प्लॉय का, अच्छा एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? वो रिकॉर्ड किया जाता है HRM में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। टाइम पीरियड डिवाइड किया जाता है, किसी भी में कर सकते हैं अपन, इक्वल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं। कहाँ पे? ओनली एट लिक्विडेशन पे किया जाता है, ये ध्यान रखना। बाकी सब चीज़ हमारी कॉस्ट वाइज पे हो रही है, लेकिन जो टाइम पीरियड होता है वो लिक्विडेशन पे किया। अक्रूवल रेवेन्यू व्हेन अर्न, एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन कैश रिसिप्ट। जो एक्रूवल है वो तो पहले ही मान ली जाती है, लेकिन जो इनकर्ड है वो हमारी कैश रिसिप्ट पे उसको हम मानते हैं, हमारे जो एक्सपेंस होते हैं वो। मैच एक्सपेंसेस विथ रिलेटेड रेवेन्यू, पेइंग एनुअल इंश्योरेंस जनवरी में हो रहा है तो एक्सपेंस ऑल इन जनवरी इंस्टेड ऑफ मंथली। तो जो हमने जो
मैच करेंगे। जैसे आप इंश्योरेंस जो है वो आपका पूरा साल का जो इंश्योरेंस है वो जनवरी में हो रहा है, तो आप उसको कोई मंथ पे नहीं दोगे, आप उसको जनवरी में हुआ है तो जनवरी में ही आप कर दोगे उसका मैच, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे कर जाती है, जैसे कि शोइंग लैंड एट मार्केट वैल्यू इंस्टीड ऑफ कॉस्ट। मार्केट वैल्यू पे आप नहीं दिखाते हो, इसमें आप किस पे दिखाते हो, आप इसमें अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाते हो। फुल डिस्क्लोजर डिस्क्लोज और मटेरियल हाइडिंग कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी फ्रॉम नोट्स। फुल डिस्क्लोजर पूरा दिखाया जाता है कि हम ये माल है, तो उससे आपको क्या आता है, पता चल जाता है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, मटेरियलिटीज स्मॉल आइटम नीड नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल कैपिटलाइजिंग एट 20 रुपीज़ पेन। मटेरियलिटी आइटम स्मॉल आइटम उसको हम कैपिटल में काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि 20 रुपये का अगर आप पेन लाए हो वो आपका मटेरियलिटिक है, मतलब कि आपकी कोई एसेट नहीं है, या आप उसको कैपिटल नहीं मान सकते। कंसिस्टेंसी, सेम मेथड ईच पीरियड चेंजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड एवरी ईयर विदाउट डिस्क्लोजर, कि आप एक ही मेथड चला के रखोगे, आप हर महीने या हर साल आप मेथड चेंज नहीं करोगे। अगर आप करने वाले हो तो आप पहले डिस्क्लोज़ करोगे कि हम अपना जो मेथड है अकाउंटिंग मेथड वो हम चेंज कर रहे हैं। अगर आप अपना अकाउंटिंग मेथड चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो कंसिस्टेंसी है, और अगर आप चेंज करते हो तो पहले आप इसको क्या करोगे, डिस्क्लोज़ करोगे। बिना डिस्क्लोज़ करे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कंजर्वेटिज्म, रिकॉग्नाइज लॉसेज इमीडिएटली, गेन्स लेटर रिकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑन पेंडिंग सेल्स। लॉस पहले वो डिसाइड करता है कि माल बेचा है, उधार पे बेच दिया है, तो क्या हो सकता है उसका लॉस हो, या मार्केट रेट गिर जाए तो हमारा उसका लॉस हो, लेकिन प्रॉफिट तो जब वो मिल जाता है तभी वो मानता है। तो ये पूरी क्लास आज हमने करी है अच्छी खासी, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ को एग्जाम्पल से लेके समझाया है। आई होप आपको क्लास समझ में आई हो। फिर भी आपको कोई डाउट है यू कैन कमेंट वेरी इजीली, और अगर आपको नहीं है कोई डाउट और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ लिखती हूँ थैंक यू सो मच। ओके, बाय।